हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो देखिए, इस साल आपको अपनी कुछ नई आदतों को बिल्ड करना है, अपने आप पर काम करना है एंड कुछ जो कमियां हैं उनको सुधारना है। यानी इस साल अपने आप पर काम कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। वैसे तो साल का पहला दिन बड़ा ठंडा रहा, मतलब कि थोड़ा सा धुंध ज़्यादा थी एंड कहीं कहीं जगहों पे तो बारिश भी हुई है ना। तो 2026 का आगाज़ तो बड़ा शानदार हुआ है एंड देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हमारा नव वर्ष है वो तो चैत्र माह में आता है, परंतु अभी के लिए 2026 शुरू हो चुका है। और 2026 में आने वाले समय में आपके पेपर भी बड़े ही अलग होने वाले हैं। तो इस पेपर की तैयारी के लिए जुड़ जाइए मित्रता के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जानते हैं हमारे इतिहास के बारे में। क्या आपको मालूम है भारत पर अंग्रेज़ों का राज अचानक हुआ था? नहीं, ये एक सोची समझी एक चाल थी, एक सोचा समझा एक रणनीति के तहत ये कार्य हुआ था। इसके पीछे एक पूरी कहानी है और इसी कहानी को हम आपकी इस बुक के थ्रू समझने वाले हैं। तो जानते हैं आज की क्लास को, आज की कहानी को। यह है BA सेमेस्टर 5, सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास और किताब है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 ईस्वी। देखिए, ये किताब सिर्फ डेट्स यानी कि तारीखों के लिए नहीं बनाई गई है, ये बताई गई है आज़ादी की यात्रा को। ये समर्पित है अपनी आज़ादी के उस दौर की। ठीक है, तो इस सिलेबस में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी सत्ता का उदय कैसे हुआ, मराठों का पतन कैसे हुआ, 1857 की क्रांति को जानेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन और आज़ादी के बाद के भारत को हम इसमें देखेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब ज़रा बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि हमारी किताब आधुनिक भारत का इतिहास आखिर है क्या, असल में इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, इतिहास मानव समाज के अतीत की घटनाओं और परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि वर्तमान समाज और राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। यानी कि एक तरह का ऐसा अध्ययन है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो पुराना समय था वो कैसा था, किस तरीके से पहले के समाज दिखते थे, राष्ट्र कैसा हुआ करता था। इतिहास, हिस्ट्री। सिंपल शब्दों में कहें तो ये किताब उस समय की कहानी है जब भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता बनी, फिर उसके खिलाफ संघर्ष हुआ और अंत में देश आज़ाद होकर नए रूप में सामने आया। देखिए, इसमें हम 1740 से 1956 की घटनाओं को समझेंगे, एक जुड़े हुए क्रम में इसको समझेंगे। लाइक अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, भारतीय शक्तियों का संघर्ष किस तरह का था, है ना, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन और आज़ादी के बाद का पुनर्गठन वाला जो भारत था वो कैसे हुआ। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस ओवर टाइम। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ अर्लियर इवेंट्स शेप्ड मॉडर्न सोसाइटी एंड नेशंस। ये सिर्फ युद्ध और कानूनों की किताब नहीं है, ये उस दौर की सोच, राजनीति और समाज में आए बदलावों को समझाती है। यानी इतिहास को डेट्स की तरह नहीं, एक बहती हुई कहानी की तरह पढ़ना है। अब अगर मन में ये सवाल आया हो कि सर इतिहास तो बहुत लंबा होता है, बड़ा ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद क्या घटना हुई, उसका क्रम याद करना बड़ा टिपिकल होता है। यानी जो टाइमलाइन है, जो समय का चक्र है, वो समझना बड़ा टिपिकल है। नहीं, इस जो मेथड है कि इस क्लास में हम इसे बड़ी ही आसान भाषा में और इस तरीके से समझेंगे कि हमें हर एक घटनाक्रम की समय याद हो सके कि किसके बाद कौन सी घटना हुई थी, हम ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ सिलेबस जानने वाले हैं, है ना। आगे से आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी जिसमें हम हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सिलेबस। देखिए, आपके टोटल 5 यूनिट्स रहने वाली, जिसमें इकाई नंबर 1 में हम जानेंगे अंग्रेजी सत्ता का उदय, जहां हम देखते हैं कि अंग्रेज भारत में आए कैसे और धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में कैसे चली गई। इकाई नंबर 2 मराठा शक्ति और पतन, यानी एक मजबूत भारतीय शक्ति क्यों और कैसे कमज़ोर पड़ गई। इकाई नंबर 3 विद्रोह और शासन परिवर्तन, जहां 1857 की क्रांति और उसके बाद के शासन का बदलाव हम समझेंगे। इकाई नंबर 4 जहां राष्ट्रीय चेतना का विकास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता, नरम गरम दल और संवैधानिक सुधार की बातें होंगी। फिर बात रही इकाई नंबर 5 की स्वतंत्रता से पुनर्गठन, जहां आज़ादी, विभाजन और नए भारत का निर्माण
किस प्रकार से हुआ, उस प्रक्रिया को समझेंगे। चलिए आज की क्लास को इस तरीके से समझते हैं कि हम किस इकाई में क्या बात करने वाले हैं। सिर्फ सिलेबस समझ रहे हैं। देखिए इकाई नंबर 1 में अंग्रेजी सत्ता का उदय, जहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ भारत पहुँची। तब भारत कैसा था? राजनीतिक रूप से बटा हुआ लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध। यहीं से अंग्रेजों को मौका मिला। देखिए इस यूनिट में हम समझेंगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता कैसे मजबूत हुई और प्लासी व बक्सर के युद्ध क्यों टर्निंग पॉइंट बने। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, यहीं से सत्ता का संतुलन बदल गया था। लाइक जो प्लासी व बक्सर का युद्ध था, वहीं से एक समझ लीजिए एक नया युग प्रारंभ होता है कि अंग्रेजों ने अपना दबदबा वहाँ से बनाना शुरू कर दिया। फिर आता है 1772-73 के प्रशासनिक परिवर्तन। ध्यान रखना भाई, इन्हें सुधारों से कंपनी एक व्यापारिक से शासक के रूप में बदल गई। मतलब आए तो व्यापार करने थे, बट अब उन्हें शासन भी करना था। कहाँ से? 1772-73 के जो प्रशासनिक परिवर्तन आए थे वहाँ से। साथ ही हम देखेंगे मैसूर, पंजाब और अवध जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और उनका अंग्रेजों से संघर्ष। कहीं सीधी लड़ाई थी तो कहीं समझौता और कहीं तो विलय भी हो गया था। अब सोचो ज़रा, जब एक एक कर भारतीय शक्तियाँ ब्रिटिश साम्राज्य में मिलती गई तो अगला बड़ा सवाल क्या बना। यहीं से आगे की कहानी मराठों की शक्ति और पतन की ओर बढ़ती है कि भाई अब तो भारतीय शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी और ब्रिटिश साम्राज्य उभरता गया। तो जो आपकी मराठा शक्ति है उसका भी पतन यहीं से शुरू होता है। इकाई नंबर 2 में हम बात करेंगे मराठा शक्ति और उसका पतन। ये यूनिट हमें बताती है कि एक समय की सबसे शक्तिशाली भारतीय ताकत आखिर कमज़ोर कैसे पड़ गई। यहाँ सबसे पहले आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए यहाँ जो एक युद्ध ने पूरे उत्तर भारत की राजनीति कैसे बदल दी। इसके परिणामों से मराठा शक्ति को ऐसा झटका लगा जिसमें उबरना बड़ा मुश्किल था, है ना। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के दौर में मराठों ने खुद को संभालने की कोशिश की। यही वो समय था जब मराठा शक्ति फिर से खड़ी हो सकती थी। लेकिन यही कहानी मोड़ लेती है। अंग्रेजी सत्ता के साथ मराठों का संघर्ष धीरे धीरे मराठों की कमजोरी बन गया। मतलब रोज़ाना लड़ाइयाँ हो रही हैं तो अंदर ही अंदर मराठा शक्ति भी अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। आंतरिक मतभेद होने लगे, एकता की कमी आने लगी। मतलब एकता की जो कमी थी वो बहुत खल रही थी और अंग्रेज़ों की कूटनीति उन पर भारी पड़ रही थी। अब ज़रा रुक कर सोचो, इतनी शक्ति होते हुए भी मराठे असफल क्यों हुए? यही सवाल हमें अगली घटनाओं की ओर ले जाता है। यहीं से हम बात करते हैं विद्रोह और शासन परिवर्तन की। विद्रोह और शासन परिवर्तन, देखिए ये आधुनिक भारत इतिहास का वाकई गंभीर पार्ट है, जहां हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। सोचो ज़रा, ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। इसके पीछे असंतोष, आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और राजनीतिक कारण छुपे हुए थे। इसलिए इसका स्वरूप इतना व्यापक बन गया। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा विद्रोह होने के बाद भी ये असफल क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या निकले? यहीं से कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1858-1947 सीधे क्राउन के हाथ में चली गई। यानी जो अब सत्ता जो एक ब्रिटिश कंपनी संभाल रही थी, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश का क्राउन संभालने लगा था, है ना। इस यूनिट में हम भू राजस्व व्यवस्थाओं को भी समझेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी। भाई ध्यान रखना, इन्हीं नीतियों ने किसानों की हालात पूरी तरह बदल दिए थे। जो बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है, ये व्यवस्थाएं एक तरह से पूरे किसान के माहौल को बदल दिया था। साथ ही बात होगी अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस की। यही वो टूल्स थे, यही वो हथियार थे जिनसे एक तरफ ब्रिटिश शासन मजबूत हुआ तो दूसरी तरफ भारतीयों में जागृति और सवाल पैदा हुए। क्योंकि जो प्रेस थी, अखबार छप रहे थे, उनमें हम बात करते थे, उनमें वो बातें होती थी कि अंग्रेजी सत्ता ये क्यों कर रही है, ये किस लिए कर रही है। मतलब एक तरह से जन जागरूकता फैलाई जा रही थी इसके तहत। अब ज़रा आगे का सोचो कि जब लोग सवाल करने लगे, सोचने लगे और संगठित होने लगे तो अगला कदम क्या था? यहीं से आगे राष्ट्रीय चेतना की बात होती है। अब इतिहास के एक नई दिशा की ओर हम चलते हैं। इकाई नंबर 4, जहाँ राष्ट्रीय चेतना का विकास। यहीं से भारतीय समाज सिर्फ सहने वाला नहीं, सोचने और संगठित होने वाला बन गया। मतलब सिर्फ या अब तक तो क्या था कि सह रहा था, जो आम नागरिक था वो ब्रिटिश शासन की शोषण को सहता जा रहा था, पर अब सवाल करने लग गया था, अब संगठित होकर के आगे आने लगा था। इस यूनिट में हम सबसे पहले समझते हैं ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव।
सोचो ज़रा, भारत जितना कमाता था वो पैसा भारत में रुकता ही नहीं था। यहीं से आती है धन के निष्कासन की अवधारणा और उसके गहरे परिणाम। फिर सवाल उठता है, क्या लोग चुप रहे? बिल्कुल नहीं। यहीं से भारतीय राष्ट्रीयता का उदय होता है। लोगों ने समझा कि समस्या अलग अलग नहीं, साझी है। इस प्रोसेस में नरम दल गरम दल की भूमिका सामने आती है। तरीके अलग थे लेकिन लक्ष्य एक था, भारत का हित। और इसी दौर में राजनीति की मांगे बढ़ी और वो जो मांगे थी वो और स्पष्ट होने लगी थी कि भाई किस लिए ये आंदोलन किए जा रहे हैं। इस यूनिट में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 भी आते हैं। भाई ध्यान रखना, ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम थे। अब ज़रा सोचो, जब चेतना बन गई, संघर्ष की दिशा भी तय हो चुकी है, तो अगला चरण क्या हो सकता है? ये चरण था आज़ादी का, आज़ादी की ओर बढ़ते कदमों का। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। इकाई नंबर 5, स्वतंत्रता से पुनर्गठन। यहीं पर संघर्ष का परिणाम सामने आता है। इस यूनिट में हम समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1947। आंदोलन तेज हुआ, जन भागीदारी बढ़ी और अंग्रेजी सत्ता की जड़ें और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन आज़ादी आसान नहीं थी। सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ और उसी से जुड़े भारत के विभाजन के कारण ये सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, ये समाज और लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा बदलाव था। क्या? सांप्रदायिक राजनीति का विकास। फिर आता है नए भारत का निर्माण। भारतीय संविधान 1950 की मुख्य विशेषताएं, जिसने देश को एक दिशा और पहचान दी, और साथ ही देशी रियासतों का भारत संघ में विलय। एक कठिन लेकिन ज़रूरी प्रक्रिया थी कि भाई जो देशी रियासतें थी, भारत जो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था, उसे एकजुट होकर के बिल्ड करना, एक राष्ट्र के तौर पे बिल्ड करना। आखिर में राज्यों का पुनर्गठन 1956 हुआ। सोचो ज़रा, इतने विविध देश को व्यवस्थित करना कितना बड़ा काम था, बड़ा मुश्किल था। जब विभाजन के टाइम पे हर छोटी छोटी जो कहते हैं अपने राज्य थे, वो अपने आप में ही स्वतंत्र रहना चाहते थे, है ना। तो उनको एक राष्ट्र के तहत बिल्ड करना, एक कानून के अंतर्गत उन्हें लेकर आना बड़ा ही मुश्किल काम था। यहीं पर ये सिलेबस पूरा होता है। और अब जब पूरी जर्नी साफ हो चुकी है, इतिहास सिर्फ याद करने वाला विषय नहीं बल्कि समझने वाला एक कहानी के तौर पे दिखने लग गया है, तो यहीं से हम हमारे इस सिलेबस को विदा करते हैं। विदा तो अभी नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, अभी तो सिर्फ सिलेबस को समझा है। आगे हम इसके टॉपिक्स के बारे में, इसके एक एक यूनिट के बारे में यानी इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे इन रेगुलर क्लासेस। तो आज के लिए BA सेमेस्टर 5 हिस्ट्री की जो ये किताब है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसका सिलेबस हमने पूरा समझ लिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अंग्रेजी सत्ता कैसे बनी, मराठों जैसी शक्तियाँ कमज़ोर कैसे पड़ी, 1857 की क्रांति ने क्या बदलाव आया, राष्ट्रीय चेतना कैसे विकसित हुई और आज़ादी के बाद भारत ने खुद को कैसे संगठित किया। अब अगर हिस्ट्री आपको समझ में आ गई हो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये अभी तक की जो हमने कहानी की चर्चा की है, ये कहानी आखिर क्या कहना चाहती है आपसे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये कहानी हमें हमारे उस दौर की बात बताती है जब हमारा भारत एक संघर्ष कर रहा था, एक लड़ाई के लिए चल रहा था, है ना। आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आपको फीडबैक करना है, यानी कि कमेंट में जवाब देना है कि आपकी क्लास कैसी लग रही है, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, है ना। अगली क्लास से हम आपको स्टेप बाय स्टेप रेगुलर क्लासेस में बताएंगे कि भाई किस यूनिट में क्या टॉपिक है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो रहे हैं एंड स्पेशली मैथन क्लासेस के लिए जो नोट्स तैयार हो रहे हैं ना, वो देख करके आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस तरीके से आपको नोट्स पे रेडी किया जा रहा है। तो जुड़े रहिए MJ सुमित्रा के साथ, आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।